तो वेलकम फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन इरा में आपका स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड नाउ आवर चैनल टर्न्स टू द इलेक्ट्रॉन्स इरा। सो आज का टॉपिक है हम लोगों का कूलॉम्स लॉ, यानी कि कूलॉम का नियम। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। ध्यान से पढ़िएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन क्या है? कूलॉम ने आखिर का डेफिनेशन क्या था? जो डेफिनेशन दी है, अगर इंग्लिश में बात करें तो इसमें दिया रखा है द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द देयर डिस्टेंस। सो दैट मीन, अब अगर इसकी बात करें हिंदी में, अगर बात करें तो हिंदी में इसकी डेफिनेशन या परिभाषा ये होगी, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो मैं आपको एक थोड़ा सा इसमें और बढ़ा देता हूँ का फोर्स। तो इस फोर्स को हम लिख सकते हैं अट्रैक्शन और या रिपल्सन। तो अभी इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया, इसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन, रिपल्सिव फोर्स होगा, दो में से कोई भी फोर्स होगा। तो हिंदी में बताने का मतलब ये है कि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आ जाए। तो वह बल, वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल जो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगा होता है, वह बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी, किनके बीच की दूरी? दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फ्रेंड्स, इसी हिसाब से हम आपको समझा रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, मज़ेदार है। तो अब इसको हम एक्सप्लेनेशन इसका करते हैं। एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं फ्रेंड्स? तो लेट्स मान लेते हैं कि ये हमारा कोई Q1 चार्ज है और यहाँ पर एक दूसरा चार्ज Q2 है। अब अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे तो इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स कौन सा होगा? रिपल्सन फोर्स होगा। एक दूसरे को बाहर की ओर धक्का देंगे, इधर उधर भागेंगे, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। इन नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट लेवल की बात करें तो इसमें क्या हो सकता है? ये दोनों आपके चार्ज या आवेश डिफरेंट हो सकते हैं, एक पॉजिटिव हो सकता है और एक निगेटिव। तो उनके बीच जो फोर्स होगा, बल होगा, वो कैसा होगा? अट्रैक्शन का, यानी कि आकर्षण का। तो इसीलिए इस डेफिनेशन में हमने लिख दिया था फोर्स कौन सा? अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। ओके, तो इनके बीच द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, तो इन दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि r है। r क्या है? डिस्टेंस। यहाँ पर हम आपको डिफाइन भी कर दे रहे हैं, यहाँ पर डिफाइन करते हैं इस तरफ r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड Q1 Q2 ऑलरेडी आपको पता है ये दोनों होते हैं आवेश। तो फ्रेंड्स, अब जो कूलॉम्स ने बताया वो क्या बताया? जो फोर्स है, अट्रैक्शन हो या रिपल्सन, वो कंडीशन मैंने आपको बता दी। तो वो फोर्स है वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल, यानी कि अनुक्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज ऑफ देयर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ चार्जेस, देन Q1 into Q2। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड क्या बोला उसने? कि द फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। दैट मीन्स, यानी कि जो आपका फोर्स होगा वही फोर्स, जो फोर्स ये है वही फोर्स डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द होगा उनकी डिस्टेंस के। दैट मीन उसकी स्क्वायर, यानी कि उसकी दूरी के वर्ग के। ठीक है, ओके। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। दैट्स मीन F इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनली F
proportional to the multiplication of two charges. That means F इसके भी proportionally है और इसके भी proportional है. That means we can write as, क्या लिख सकते हैं, F directly proportional to the Q1 into Q2 by R square. ओके, समझ रहे हैं ना? बहुत ही सिंपल है. इसी चीज को जब हम इस पे प्रोपोर्शनल यानी कि अंकमानुपाती का साइन जो है हटा देते हैं तो हमको एक कांस्टेंट मिलता है. कांस्टेंट क्या है? के. जो के कांस्टेंट है उसको लिख देते हैं इनटू Q2 बाई आर स्क्वायर. यही आपका फार्मूला हो गया, मेन फार्मूला है. और इसी फार्मूले पे जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा. इसके बाद में हम इसकी वेक्टर एनालिसिस भी बताएंगे. अगर इसको वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखा जाए तो किस प्रकार से हम लोग डिनोट करते हैं, उसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि के क्या है. के कांस्टेंट है. जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहां पर कांस्टेंट के आ जाता है. तो वैल्यू ऑफ के यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं. यहाँ पर के इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9. अब इसका यूनिट क्या होगा वो भी मैं नेक्स्ट अभी इसको बताने के बाद मैं आपको बता दूंगा. तो ये कांस्टेंट है. इस कांस्टेंट को यहाँ पर रख देते हैं और यही कांस्टेंट को माना गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन. अब ये एप्सिलॉन है तो यहाँ पर हम नॉट लगा देते हैं. नॉट एप्सिलॉन नॉट मीन्स कोई भी जो प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं, जो चार्जेस का प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो वहां पर एयर नहीं है, यानी कि एयर लेस है. हिंदी में बोले तो निर्वात. तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी. तो इसी फार्मूले को हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है. ओके, होमवर्क में क्या करना है, जो बिकॉज ऑफ के इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो इसका मतलब इससे हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो अब यहाँ पर हम लोगों को क्या होमवर्क है हम लोगों का कि इसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको निकालनी है. और बायोलॉजी वाले नीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन में वो क्या करते हैं, गड़बड़ी करते हैं. तो ये होमवर्क आप उसको मान लीजिएगा और उसको कर लीजिएगा. करना क्या है, सिंपली है एप्सिलॉन नॉट हम थोड़ा सा हिंट भी दे रहे हैं. 9 इंटू 10 की पावर 9 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब एप्सिलॉन नॉट के बाद वैल्यू निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट इधर ले आएंगे. एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, ये आ गया 1/4 पाई इधर चला गया और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं जिसे. और इसको 9 इंटू 10 की पावर 9. अब एप्सिलॉन की वैल्यू और इधर ये जो पाई है, पाई की वैल्यू तो आपको पता ही होगी. पाई इक्वल टू होता है 3.14. ओके, तो एप्सिलॉन की वैल्यू हमको डिफाइन इसको एप्सिलॉन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करके कमेंट में जरूर बताना. ओके, दो फायदे होंगे. एक तो आप मेरा कमेंट भी आ जाएगा और दूसरा आपको एप्सिलॉन की वैल्यू रट जाएगी. ओके.